मायावती के करीबी नेत्राम के घर आईटी का छापा। सुबह 9 बजे से 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी। बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले थे नेत्राम। मोदी के गढ़ से कांग्रेस के मिशन 2019 की शुरुआत। 58 साल बाद गुजरात में सीडब्ल्यूसी की बैठक। लोकसभा चुनाव पर मंथन। गुजरात में सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। ब्लॉग में लिखा, बापू की नीतियों को भूली कांग्रेस। कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा हुए दंगे। राहुल के मसूद अजहर को जी कहने पर यूपी के सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा, जितना रटाया जाता है उतना ही बोलते हैं राहुल गांधी। और उधर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद वटाली पर ईडी का शिकंजा। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। हाफिज को मदद करने का आरोप। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 वो बड़ी खबरें जो अभी तक सुर्खियों में हैं। हमारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स लगातार आपको ग्राउंड जीरो की खबर देने के लिए मुस्तैद हैं और आप हमारे साथ इन खबरों को देखिए। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे, गुजरात के अंदर कांग्रेस ने मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। 58 साल बाद हालांकि वो जागी है, उसने सीडब्ल्यूसी की बैठक की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गुजरात के अंदर 58 साल बाद बैठक हुई है, ये बड़ी खबर है। हालांकि इस पर और क्या हम बात करेंगे। इसके अलावा हम दूसरी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें जी हुजूरी सामने आ रही है। राहुल मसूद अजहर को जी कह रहे हैं तो कोई हाफिज सईद को जी कह रहा है, यानी रविशंकर प्रसाद का एक वीडियो आया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, बिहार के अंदर गठबंधन को लेकर पसोपेश है, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति गर्म होने लगी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में पेच अटका हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको रिश्तों के अंदर कुछ ऐसी हत्याएं दिखाएंगे जिससे रिश्ते नापाक होते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर आप अपनी पत्नी का मोबाइल देखते हैं तो इस खबर को जरूर देखिए, क्योंकि ये आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। हालांकि आपकी पत्नी, आप उनका मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन खबर जरूर देखिएगा। उसके अलावा हम आपको अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान की नीतियों में आए बदलाव को आपसे जिक्र करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है, क्योंकि अमेरिका नाराज है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम उस बयान की जिसको कहा जाए कहीं ना कहीं 58 साल बाद, खासतौर से अगर बात करें गुजरात लिए चलते हैं आपको सबसे पहले, जहां 58 साल बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक है और कांग्रेस ने वहां पर मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है, जिसको देखा जाए कांग्रेस बहुत दिनों से वहां सत्ता से बाहर है। उसके अलावा अब बड़ी खबर यही है कि 58 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है गुजरात के अंदर हुई है। महिपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महिपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिपाल, अगर देखा जाए इसको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, बल्कि कहा जाए घोषणा के 2 दिन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है वहां हो रही है, लेकिन बड़ी खबर यह कि 58 साल से वहां पर कोई बैठक नहीं हुई, ऐसी खबर है। क्या लगता है, कांग्रेस डिमोरलाइज थी या बहुत उत्साहित थी कि उसको लगता नहीं था कि बैठक होनी चाहिए? जी, अभी इस बात को लेके यहाँ पे सीडब्ल्यूसी की बैठक है जो कि पहले भी रखी गई थी, लेकिन डेट पोस्टपोन करके अभी रखी गई, क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और उसमें शहीद हो गए थे, उसी वजह से उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं की थी। लेकिन अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 58 साल से कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं की, यहाँ पर ऐसा उत्साह नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पे सामने आई है कांग्रेस में कि प्रियंका गांधी के आने की वजह से कुछ नेतृत्व में फर्क आया है और कांग्रेस में कुछ न कुछ यहाँ पे गुजरात में अमित शाह का गढ़ है और नरेंद्र मोदी का भी गढ़ है, तो वो गढ़ को ढाया जाए तो सब नेता यहाँ पर उपस्थित रहे और खास तौर पे प्रियंका गांधी जो कि यहाँ लेकिन महिपाल, जिस तरह से कांग्रेस का किला वहां पर ढहा था, शंकर सिंह वाघेला छोड़कर आए थे, उसके अलावा बात करें, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं सहारा तलाश करना होगा। पहले शंकर सिंह वाघेला की बात कर लेते हैं और गढ़ की बात कर लेते हैं। शंकर सिंह वाघेला की बात करें तो शंकर सिंह वाघेला पहले जो छोड़ के गए थे और तब अभी कांग्रेस में भी थे, तो कांग्रेस में भी उनकी वजह से कुछ ना कुछ कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन पिछले विधानसभा इलेक्शन में देखा गया कि उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस में से इस्तीफा देकर वो चले गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की मजबूती अब खत्म हो गई है। दूसरी चीज ज्यादातर देखी गई है यहाँ पर
तो पिछले एक हफ्ते में 5 जितने विधायक हैं यहाँ से बीजेपी में चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के, यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। यानी महिपाल एक बात जो कही जाती है कि कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस संघर्ष नहीं कर सकती, ऐसा लोगों का कहना है, पॉलिटिकल लोगों का। कांग्रेसी अगर सत्ता में होते हो तो उत्साहित होते हैं, जैसे ही हालांकि पिछले दिनों कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस जागी है और काफी अच्छी फाइट दी है, लेकिन सत्ता में नहीं आई तो अब वहां पर भगदड़ मची हुई है। खुद कांग्रेस के कई विधायक जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2017 में एक माहौल बना था, जरूर से लोगों ने उत्साह के साथ में कांग्रेस के साथ में जुड़े थे और कांग्रेस को इतने भारी मतदान भी किया था और कांग्रेस में भी उत्साह था। लेकिन इस बार ये उत्साह यानी कि सत्ता में न आने की वजह से टूटता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फिर से लोगों में प्राण फूके जाए, पार्टी में प्राण फूके जाए। इसकी वजह से सीडब्ल्यूसी की ये पूरी बैठक की गई है। यानी ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है 58 साल बाद हो रही है, इसको डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा सकता है। डैमेज कंट्रोल कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल खालिद जी, इसको डैमेज कंट्रोल के तौर पे ही देखा जाए। और दूसरी चीज ये भी देखी जाए कि कांग्रेस जैसे कि यहाँ पे कमजोर होती जा रही है, पूरे भारत में कमजोर होती जा रही है, तो यहाँ क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि गुजरात में जो अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का गढ़ है वहीं से शुरुआत करें और उनको मात दे। लेकिन महिपाल एक बड़ा सवाल, कांग्रेस अपने जो नेताओं को कहीं ना कहीं आजमा चुकी है बहुत दिनों से सत्ता से बाहर, और खासतौर से गुजरात में तो उसका वनवास बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अब वो हार्दिक पटेल को चर्चा चल रही है कई दिन से कि आज शामिल हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। क्या अब जो पैराशूट जो नेता है या जो इंपोर्टेड नेता है वो कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हार्दिक पटेल ने बेशक 2017 के जो विधायक के इलेक्शन थे विधानसभा के, तब उन्होंने कुछ ना कुछ उनकी वजह से फर्क पड़ा था और कांग्रेस जीती थी। आज तक कांग्रेस का चेहरा माने जाते थे, लेकिन आज उन्होंने आधिकारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है और उन्होंने यह बताया भी है कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से मिलने के बाद विचारधारा को अपनाते हुए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। लेकिन महिपाल इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल ये अट्रैक्शन था या कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को मजबूरी समझा है? हार्दिक पटेल को वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस की मजबूरी ही समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हार्दिक पटेल का उनको सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास में कुछ मजबूत नेतृत्व नहीं है, दूसरे कोई नेता नहीं है, जैसे कि शंकर सिंह वाघेला माने जाते थे और जैसे कि कुंवर जी बावड़िया और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पीढ़ नेता है जिनको नेतृत्व नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेतृत्व काफी सारा ढह गया है। महिपाल, जिस तरह हार्दिक पटेल का एक जनाधार, एक मजबूत युवा नेता के तौर पर उनका फेस उभर के सामने है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वो अपनी बात मजबूती से रखते आए और समाज में उनकी एक पकड़ है और जिस तरह से जमीन पर वो काम कर रहे हैं, उसका फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है? यहाँ पे उनकी जो पकड़ है उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं उनका फायदा तो मिलेगा ही कांग्रेस को, न सिर्फ जहां से हार्दिक लड़ सके वहीं पर, लेकिन पूरे गुजरात में से थोड़ा बहुत तो फायदा उनकी वजह से मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल, आपने जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं जी हुजूरी की। जी हां, कल राहुल गांधी जी कह रहे थे अजहर मसूद को और अब हाफिज सईद को एक वीडियो जारी हुई जिसमें रविशंकर सिंह कह रहे हैं कि वो जी हैं। जरा दोनों वीडियो सुन लेते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है। हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पुराना है। जी हां, ये दो जी राहुल गांधी उधर जी कह रहे हैं मसूद अजहर को, और ये एक वीडियो सामने आया रविशंकर जो प्रसाद हैं वो कह रहे हैं कि हाफिज जी, यानी कहीं ना कहीं जबान जरूर फिसलती है, किसी का मन में शायद ऐसा नहीं होगा, डेलिबरेटली नहीं किया ये हम भी जानते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े नेताओं की जबान भी फिसलती है? निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, हालांकि इस पर हम जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी दिखाएंगे, लेकिन निशांत से पहले पूछते हैं। निशांत, राजनीति गर्मा गई है और असल जो सवाल था वो भी दब गया है। राहुल गांधी का जो आरोप था बड़ा गंभीर था कि मसूद अजहर को जो छोड़ने गए थे वो बड़े अधिकारी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो छोड़ने गए थे, लेकिन जी के मामले में ये उलझ गया मामला। क्या लगता है, जी हुजूरी ज्यादा बढ़ गई है?
देखिए, चुनाव सामने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे को घेरने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अजीत डोभाल को घेर रहे थे और उसके बाद उनके मुंह से एक आतंकी के लिए जी निकल जाना उनके गले की फांस बन गया है, जिसको लेकर बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल जो हैं राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और ये जी कांग्रेस को हो सकता है भविष्य में भारी भी पड़ जाए। लेकिन निशांत, अभी जो वीडियो हमने दिखाई है उसमें हाफिज सईद को भी जी कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी बड़े नेता हैं। जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी हाफिज सईद को लेकर बयान दिया था और जी हजूरी जैसा कि जो शब्द आपने बोला है कहीं ना कहीं राजनीति में बेहद आम हो चुका है और ऐसे में अगर नेताओं की जवान इस स्तर पर फिसलती है तो सवाल उठने लाजमी है और तमाम अपने विपक्षी दलों को एक न्योता देने के समान है कि वो उनकी पार्टी को और उनको आसानी से घेर सकें। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने जब हाफिज सईद के आगे जी लगाया था उसके बाद से ही रविशंकर प्रसाद का घेराव जो है कांग्रेस ने किया था और आज जब राहुल गांधी के मुंह से जी निकला है उसके बाद बीजेपी भी उतनी आक्रामक हो गई है और सीधी बात है कि जी हजूरी की जो राजनीति है ये दोनों ही पार्टियों को भविष्य में भारी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस नेता ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के फंस चुके हैं और तमाम ऐसे कई सारे बयान हैं जिसमें आतंकियों के नाम के आगे जी लगाना राजनीतिक दलों के नेताओं को महंगा पड़ा है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा गंभीर सवाल है। चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने डेट्स जो हैं डिक्लेयर कर दी हैं। 2 दिन बाद राहुल गांधी बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अजीत डोभाल उनको छोड़ने गए थे, 99 का वो जिक्र कर रहे हैं, कंधार हाईजैक के बाद 161 जो यात्री थे उनको बचाने के लिए। तो क्या विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इसको पहले नहीं उठा सकते थे? क्या ये चुनावी फायदा लेने के लिए नाम ले रहे हैं या वाकई में वो देश हित में बात कर रहे थे? देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सीधे तौर पर उस समय जब कांधार में विमान का अपहरण हुआ था तब सर्वदलीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि आतंकियों को छोड़ना होगा, जो विमान में यात्री हैं उनको बचाना होगा। यहां तक कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था, जो विमान में परिजन थे उनके साथ। ऐसे में राहुल गांधी अगर इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई सारे खुद कांग्रेस पर भी खड़े होते हैं क्योंकि उस समय कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था परिजनों के साथ मिलकर, चाहे कुछ भी हो परिजनों को बचाया जाए, चाहे आतंकियों को छोड़ना पड़े। हालांकि अब चीजें बदल चुकी हैं। वो अजीत डोभाल उस समय अधिकारी हुआ करते थे। आज देश के लिए भारी पड़ रहा है, वही डिसीजन आज देश को भारी पड़ रहा है। वही मसूद अजहर जो है अब नासूर बन के देश के सामने खड़ा है, जिसको ये लोग छोड़कर आए थे। वो कोई भी चाहे वो जिसका भी नाम लिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, लेकिन आज वो देश के लिए एक तरह से प्रॉब्लम बन रहा है। इस मामले पर हमारा संपर्क निशांत राय से टूट गया है, लेकिन हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शन भी दिखा देते हैं। अलग अलग राजनीतिक लोग इस पर क्या कह रहे हैं, इस जी हुजूरी वाले पर, जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, शहीदों का अपमान और आतंकवादियों का सम्मान, यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अलगाववादियों और आतंकवादियों का सम्मान करते करते, प्यार करते करते आज पूरी दुनिया में आतंकवाद और आतंकवादियों के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में आ गए हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जिन आतंकवादियों के मारे जाने का सबूत मांग रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, सबूत मांगते मांगते, सवाल खड़े करते करते खुद कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ चुकी है। देखिए, हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है। मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान? भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। देखिए, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर से देश के सामने बेनकाब हो गए हैं। वे आतंकियों के आका को तो जी कहकर बुलाते हैं और देश के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहते हैं। वो इमरान खान के तो दीवाने हैं, लेकिन नफरत मोदी से करते हैं। वो आईएसआई और पाकिस्तान सेना की भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना से सबूत मांगते हैं।
ये समय आ गया है कि देश की जनता पूछे, ये जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नीचे है, कि मोदी जी से नफरत करते करते अब ये देश से नफरत करने लग गए हैं। सवाल बड़े हैं, समय कम है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। हर दिन आपको नए ट्विस्ट मिलेंगे। बहुत ट्विस्ट आप देखते हैं, फिल्में भी देखते होंगे, आप बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ते होंगे, लेकिन इस पॉलिटिकल कहानी में बड़े ट्विस्ट हैं, इसके प्लॉट के अंदर बड़े मोड़ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर गठबंधन की बात हो रही है। कई लोगों ने गठबंधन की बात की थी, लेकिन बिहार में अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसको लेकर पसोपेश है। कांग्रेस सीट्स को लेकर अड़ी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे, हमारे साथ ऋषि मिश्रा, उनसे हम इस पर जानकारी लेंगे बिहार मामलों के बारे में। ऋषि मिश्रा, कांग्रेस 12 सीट मांग रही है, लेकिन ये लोग 10 देना चाहते हैं। इसका फायदा जो ये गठबंधन, हालांकि मोदी जी उसको कह रहे हैं कि ये महामिलावट है, तो क्या ये महामिलावट भी कहीं एक उसमें नहीं आ रही है ट्रैक पर? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का भी है, कांग्रेस चाह रही है कि बिहार जैसे राज्यों में उनका विस्तार हो, और कांग्रेस में जिस प्रकार से एक छतर पर ज्वाइन का कांग्रेस में किया है, चाहे वो कीर्ति झा आजाद हो, चाहे वो क्या कहते हैं अनंत सिंह का नाम आ रहा है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है 15 सीट मांग रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी मैं समझता हूं कि 12 से 13 सीट पे कांग्रेस मान जाएगी। और देरी का कारण ये भी है कि शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के इंचार्ज हैं, और आपको मालूम होगा कि शक्ति सिंह गोहिल जो है CWC मीटिंग में व्यस्त हैं। तो कल के बाद मैं समझता हूं कि जो बादल, जो गठबंधन पे बादल छाई हुई है, वो छटेगी। लेकिन ऋषि मिश्रा, एक ही जो भानुमति का कुनबा है, इसमें बड़ा मनाना रूठना बड़ा चल रहा है। एक वो गाना सुना ना, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। इतने सारे लोग हैं। कीर्ति आजाद को लेकर हो रहा है कि उनकी वो आए बेचारे वहां से अपना घर बार छोड़कर इधर आ गए कांग्रेस में, बीजेपी छोड़कर, लेकिन उनकी सीट पर कहीं ना कहीं कोई और नजर गड़ाए बैठा है। उसके अलावा बीजेपी में भी आप देख रहे हैं कि बड़े जो गिरिराज सिंह थे, उनके भी टिकट को लेकर पंगा हो रहा है। लेकिन अभी हम गठबंधन की अगर बात करें, इतने लोगों को गठबंधन के जो लोग हैं कैसे मनाएंगे? पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार हैं, कहीं ना कहीं वो भी गठबंधन, तो ये तमाम चीजें कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुछ सीटों पे आरजेडी कांग्रेस में मतभेद है। जैसे अनंत सिंह को लेकर आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो गुंडा है, गुंडा एक्ट, जो गुंडा एलिमेंट हम गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। जहां तक दरभंगा कीर्ति झा आजाद की बात है, तो दरभंगा वाली सीट पे वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो टिकट मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है, तो कहीं न कहीं ये गठबंधन में रार है। दूसरी बात ये है कि महागठबंधन में इतनी एलाइज आ गए हैं कि सबको संतुष्ट करना कहीं न कहीं आरजेडी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। तो आप देखेंगे कि महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, हम जीतन मांझी का हम है, उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएसपी है, और क्या कहते हैं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है, और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल है, और कम्युनिस्ट भी है। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बसपा को भी उसमें ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था, अभी आपने भी नाम लिया है शरद यादव किसी जमाने में सरकारें बनाने और गिराने में माहिर हुआ करते थे और बड़ा वहां था। और अगर जेपी आंदोलन से निकले हुए इन लोगों की बात करें, लालू यादव, शरद यादव, और आप और देखें नीतीश कुमार भी, हालांकि नीतीश अभी उधर है, तो क्या ये बड़े राजनीतिक दलों की बड़ी महत्वाकांक्षा इलझ रही है, या बड़े जो मिशन है वो इलझ रहे हैं, या ईगो इलझ रही है? देखिए, सब पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन जहां तक एलाइज है, एलाइज को कहीं न कहीं महागठबंधन का स्वरूप नहीं लेता है खालिद जी, तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। एनडीए ने ऑलरेडी पहले ही से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उन्होंने सुलझा लिया। 17 पे जेडीयू बीजेपी लड़ रहे हैं, बाकी 6 सीट पे एलजेपी लड़ रही है। तो जहां आपके विपक्षी इतने पहले आप सीट शेयरिंग फाइन कर लिए बिहार में, और आप यदि नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं आप जो फाइट आप देना चाहते हैं एनडीए को, आप नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक लास्ट सवाल ऋषि मिश्रा, लास्ट सवाल, आप देखिए बीजेपी 22 पर जीते थी, लेकिन वो 17 पर मान गई, 5 का उसने लॉस उठाया, लेकिन उसको मालूम है उसका कितना फायदा आगे मिलेगा। लेकिन ये जो सामने महागठबंधन है, या जो और लोग हैं जो आज खुद अपने वजूद को तरस रहे हैं, चाहे मायावती की बात करें, वो 0 पर पहुंच गए हैं लोकसभा में, और उन लोगों को भी देखें, शरद यादव आज बिल्कुल न घर के हैं न कहीं के हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो अभी भी अड़ी हुई है। तो क्या लगता नहीं है कि ये इनको ही नुकसान कर रही है? बिल्कुल आप सही कहें खालिद जी, इन नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करना होगा, और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करना होगा, तभी आप फाइट दे पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और हम आपको आगाह कर रहे थे, बल्कि चेता रहे थे कि अगर आपको अपनी पत्नी के मोबाइल को देखने का शौक है या आदत है तो उसे बदल दीजिए। हालांकि ये आपकी मर्जी है, आप देखते रहें। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक पत्नी ने अपने हस्बैंड को इसलिए गोली मार दी कि वो उसके मोबाइल को चेक करता था। कहीं ना कहीं शक की बात होती थी उसमें। तो ये रिश्तों में जो कत्ल हो रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। हालांकि वो अभी घायल है और पत्नी चूंकि दरोगा भी है, उसने अपने हस्बैंड को गोली मार दी। लेकिन दिल्ली के अंदर एक लड़की ने संपत्ति के लिए अपने माता पिता की ही हत्या कर दी है। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रणय शर्मा जुड़ गए हैं। प्रणय, दिल्ली के अंदर यह हत्या का मामला सामने आया, बेटी ने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया है। अभी तक क्या जानकारी है आपके पास? जी, ये जानकारी सामने आ रही है कि सोनिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जिसका नाम प्रिंस दीक्षित बताया जा रहा है, इन दोनों ने इस पूरी वारदात को पहले अंजाम दिया और फिर जो शव है उन्हें एक सूटकेस में डालकर नाले में बहा दिया। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला मामला है जो कि सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों को जो तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है, ये कोई पहले नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस तरह के कई मामले अब सामने आ चुके हैं जहां पर रिश्तों को ताक पे रख दिया जाता है। और ये दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली के नांगलोई की है, जहां पर एक बेटी ने ही अपने माँ बाप की हत्या कर दी। प्रणय, जैसे आपने बताया, इस खबर को सुनने के बाद बड़ा एक तरह से घबराहट होती है। जो माहौल बना है, जो जिस तरह का रिश्तों में बात आ रही है, एक बेटी जिसको लेकर माता पिता ये मानते हैं कि वो उनके लिए गौरव है, उनकी इज्जत है, लेकिन वही उनको मौत के घाट उतार दे। और मौत के घाट उतारने के बाद आप उसका माइंडसेट देखें कि डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए बोरी में भरकर जिस तरह से वो बहा रही है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को सोचना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला मामला है। और अब तक अक्सर ये देखा गया है कि बेटों को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, कई सारे मामले सामने आते हैं, लेकिन अब बेटियां भी इस तरह के कदम, खौफनाक कदम उठा रही हैं, जो कि अपने आप में एक चिंतन का विषय है। और इसे लेकर जरूर समाज बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा, आपने बहुत अच्छी लाइन दी। बेटी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो अपराध में भी आगे बढ़ती जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रविशंकर नीरी भी जुड़ गए। रवि, अगर देखें, पत्नी का मोबाइल चेक करना तो एक तरह से बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल ऐसी ही घटना यहाँ रायपुर के पास के भाटापारा से भी एक घटना आई थी, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर, आरपीएफ की महिला इंस्पेक्टर सुनीता मिंज ने अपने पति को गोली मार दी। इस घटना के बाद जब पति के बारे में जब जानकारी मिली तो पति और सुनीता मिंज और कांस्टेबल के बीच कुछ चल रहा था। इस वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला इंस्पेक्टर ने पति को थाने के सामने ही गोली मार दी, जिसके बाद से पति को मेघाहारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से रवि, ये भाटापारा वही है जिसकी अक्सर बहुत फरमाइशें आती हैं विविध भारती पर भी, तो क्या ये अब फिर चर्चा में है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद सुनीता मिंज को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस अपने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच चल रही है। पर ये बड़ा सवाल आता है कि रिश्तों में इस प्रकार से खलल आने के बाद गोली मार देना ये सामान्य घटना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपने जानकारी दी। लेकिन हम आपको चेता रहे थे। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अमेरिका की, जिसे कहते हैं टेढ़ी आंख की, जिसको देखते ही पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने लगा है। वो कह रहे हैं कि अब हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे। आज वो पंजाब से ही लौटे हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ये अगर देखा जाए, पाकिस्तान तो कह रहा था हमारे यहां सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। किन पे कार्रवाई करेंगे? वो थे वहां पर आतंकवादी क्या? हाँ, बिल्कुल। लगातार, क्योंकि खाली लगातार मुकरता है पाकिस्तान, चाहे वो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर हो। हालांकि समय समय पर पाकिस्तान के अपने ही जो राजनेता है पुराने, चाहे वो सेना के अधिकारी हो, उनके बयान आते रहते हैं। लेकिन अमेरिका का जो लगातार दबाव है वो लगातार इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा पीछे जब इन्होंने हाफिज सईद के अलग अलग संगठनों पर कार्रवाई की तो एफएटीएफ को लेकर भी दबाव है। यूएन के अंदर भी आपका जो प्रस्ताव, उस पर भी चर्चा होनी है 13 तारीख को। तो ये कारण यही साफ है कि अमेरिका चाहता है कि अगर उसने हस्तक्षेप करके पूरा जो मामला है वो शांत कराया है, और भारत का जिस तरीके से दबाव है, क्योंकि अभी विदेश सचिव जो थे खोगले वो भी अमेरिका की यात्रा पर है, तो यही कारण है कि लगातार जो बैठकें हो रही हैं अमेरिका के अंदर, उसका
ये दबाव का एक नतीजा है कि अमेरिका लगातार जो है वो पाकिस्तान के टच में है और यही सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके वो भारत की चिंताओं को समझे और वहां पर चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा है या जैश-ए-मोहम्मद है या किसी भी तरीके के जो भी संगठन जो वहां पे काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, उन पर वो शिकंजा कसे। और पाकिस्तान ने वही भरोसा दिया, क्योंकि कल जो वहां के विदेश सचिव थे, विदेश मंत्री थे, उन्होंने भी वहां पर बात की है शाह महमूद कुरैशी से, एनएसए उसकी बात हुई है, जॉन बोल्टन से बात हुई है, वहां के एनएसए जो हैं उन्होंने बात की है और कुरैशी ने भी आश्वासन दिया। लेकिन हम सवाल आश्वासन का नहीं कर रहे, हम सवाल ये कर रहे हैं कि सीधे वो अगर हमसे कहे, क्योंकि पड़ोसी तो हमारा है ना, हम तो ये बात बड़ी गंभीरता से कह रहे, वो अगर अमेरिका के दबाव में ये कार्रवाई करेगा तो कितनी देर तक उसको हम भरोसा कर सकते हैं? धमकी मिलती है या डांट पड़ती है तो कहता मैं कर दूंगा। वो एक नौटी बच्चा नहीं होता, जिस तरह से उसको डांट पड़ती है वो कहता नहीं अब नहीं करूंगा, फिर करने लगता है। ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, अमेरिका का दबाव इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो एड मिलती खलीजी वो लगातार रुकी हुई है। उसके अलावा अभी कुछ जो सैन्य समझौते होने थे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, वो भी खटाई में पड़े हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बात कर रहे थे FATF को लेकर, क्योंकि उसका भी जून के अंदर एक रिव्यू मीटिंग होगी और उसमें देखा जाएगा कि जो भी अलग अलग देशों की चिंता, उस पर पाकिस्तान ने कितना काम किया, वहां पर आतंकी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और उसके बाद FATF फिर तय करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा जाए या फिर इसको ब्लैक लिस्ट में वो जो डाला जाए। तो अमेरिका के दबाव के साथ साथ पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि अगर वो ब्लैक लिस्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कई व्यापार को लेकर बहुत जो ज्यादा है वो सैंक्शन लगे, जेब खाली है उसकी। तो बिल्कुल, तो अगर कोई उसको फंडिंग नहीं करेगा व्यापार के साथ, अगर उसका जो देश है वो उसके साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो एक बहुत बड़ा उसको आर्थिक नुकसान होगा, जो ये कह सकते हैं आर्थिक दिवालियापन। और उसको उसी के डर से पाकिस्तान चाह रहा है कि शायद अगर एक या दो संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने से अगर बाकी जो विदेश है, जो बाकी जो देश है, उनके लेकर उनकी जो गंभीरता है वो थोड़ा सा एक पटरी पर आती है और उनको लेकर जो बाकी देश है उनकी सोच में तब्दीली आती है, तो शायद उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखना यानी पाकिस्तान को लगता है कि मुफलिसी में आटा गीला ना हो जाए, इसलिए वो कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रहा है, लेकिन कितनी देर तक आश्वासन सच साबित होगा ये बड़ा सवाल है। मैं दूसरी बार यही सवाल कर रहा हूं, क्योंकि हर बार वो वादे भी करता है, हर बार वो अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर इंडिया एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो 2 कदम किसी और काम में बढ़ जाता है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान की फिदरत ऐसी रही है, क्योंकि आज तक हमें एक्शन देखने को नहीं मिला। खुद हमने देखा था कि एक हफ्ता पहले जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने खुद जिक्र किया कि हाफिज सईद के संगठन ने 3 बार उन पर हमले कराए। अगर मुशर्रफ जैसा नेता जो खुद वहां पर सेना प्रमुख रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और वहां पर अगर वो स्वीकार करते हैं कि हाफिज के जो संगठन है जैश-ए-मोहम्मद वहां पर इतना मजबूत है कि 3 हमले उन पर करवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उनको गंभीरता से यह समझना होगा कि जैश-ए-मोहम्मद की कितनी मजबूत है, और जब तक उनकी वो जड़ें नहीं काटेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, ना तो भारत चुप बैठेगा ना अमेरिका चुप बैठेगा। और जिस तरीके से 13 को यूएन के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक प्रस्ताव पर जो सुनवाई होनी है, तो मुझे लगता है कि उससे ठीक पहले ये तमाम जिस चिंताएं जो पाकिस्तान दिखा रहा है, अगर वो एक्शन लेता है, प्रैक्टिकली वो अगर काम करता, तो मुझे लगता है शायद उसके लिए भी आने वाले समय में जो है वो अच्छा संकेत जरूर मिल सकता है। यानी ग्रे लिस्ट में ही रहना उसके लिए बड़ी बात हो जाएगी, ब्लैक लिस्ट में ना जाए। बिल्कुल, ग्रे लिस्ट में रहने से ही उनको बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं कि व्यापारिक नुकसान पहले ही हो रहा है। लेकिन अगर वो ब्लैक लिस्ट में जाता है तो आर्थिक सैंक्शन जो है वो अमेरिका और बाकी देश उस पर लगाएंगे। अगर आर्थिक सैंक्शन लगते हैं तो एक तो वो उनका जो बाकी देशों के साथ जिस तरीके का उनका द्विपक्षीय व्यापार है वो कमजोर होगा, और इसके साथ वो आयात जो उनका होता है वो भी उन पर नुकसान होगा। तो यही कारण है कि ग्रे लिस्ट से आपको ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए आपको हर हालत में आतंकवाद के खिलाफ, आतंकी संगठनों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी होगी, और कार्रवाई करके आपको दिखाना भी होगा। अगर आप नहीं दिखाते हो कार्रवाई करके, तो मुझे लगता है कि FATF जो है वो और कड़े कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा। और जिस तरीके से अमेरिका का लगातार दबाव है पाकिस्तान ऊपर, उसको लेकर भी जो है पाकिस्तान को अब ये चिंता जरूर है कि हमें कार्रवाई करनी होगी, और कार्रवाई के बिना हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छाबड़ा। यानी पाकिस्तान अब कार्रवाई करनी भी होगी, और कार्रवाई करके ये बताना भी होगा कि हमने कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई की और कितनी देर तक उसका असर रहेगा। 2 के पंच में आज का सफर आपने देखा, और यह भी देखा कि रिश्ते किस तरह से तार-तार हो रहे हैं, और यह भी आपने देखा कि राजनीति में कैसी जी हुजूरी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के भी रवैये में बदलाव को आपने देखा, और 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।